बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भाई एडवोकेट मोहम्मद अहसन विरक आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर सेक्शन 236C के अंदर जो नई क्लास सब सेक्शन 2A इंसर्ट हुआ और उसके रेफरेंस से जो सर्कुलर नंबर 1 2023-2024 इनकम टैक्स का FBI ने जारी किया, इसके हवाले से आज हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। इसका थोड़ा सा पस मंज़र बताने के लिए, ताकि ये बात हमें ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आ जाए, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक नया सेक्शन 7E जो टैक्स ऑन डीम्ड इनकम था उसको ऐड किया गया। उसको जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दे के टैक्स ईयर 2022 के ऊपर लागू किया गया और उसके अंदर कहा गया कि हर वो फ़र्द जो प्रॉपर्टीज़ का इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का हामिल है, वहाँ पे वर्ड तो वैसे कैपिटल एसेट जो है यूज़ किया गया कलरेबल लेजिस्लेशन के ज़रिए, लेकिन जब आप उसको पूरा पढ़ते हैं तो कंसेप्ट उसका ये है कि हर वो शख्स जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक है और वो प्रॉपर्टी अगर उसके एक घर जो ज़ाती इस्तेमाल में नहीं, बिज़नेस की प्रॉपर्टी और चंद दीगर इस्तिस्नात निकाल के, और ये डिटेल ऑलरेडी सेक्शन 7E पे एक डिटेल वीडियो में हम दे चुके हैं। आप इसकी तफसील जानना चाहें सेक्शन 7E की तो आप उसको देखिएगा, लेकिन चूँकि आज हमारा मौजू 7E नहीं बेसिकली सर्कुलर नंबर 1 है तो हम बात को यहाँ पे महदूद रखेंगे। तो कहा गया कि वो जो शख्स किसी प्रॉपर्टी का मालिक है वो फेयर मार्केट वैल्यू उसकी समझा जाएगा कि फेयर मार्केट वैल्यू के 5% अमाउंट का वो किराया या वो इनकम हासिल अर्न कर रहा है, ट्रीटेड टू बी कि उसको 5% इनकम हासिल हो रही है फेयर मार्केट वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी की। और वो जो फेयर मार्केट वैल्यू है जो 5% अमाउंट है उसका 20%, यानी कि ये टोटल अमाउंट का 1 बन जाएगा और जो फेयर मार्केट वैल्यू का 5% है उसका 20% जो है उसका वो सालाना इनकम टैक्स अदा करेगा। सेक्शन 7E के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में रिट टू वी, सिंध हाई कोर्ट ने इसको वैलिड आइनी करार दिया। सेक्शन 7E के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में रिट टू वी, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं लगेगा, ये जो आपकी वैल्यू एट कॉस्ट वेल्थ स्टेटमेंट में अमाउंट है उस पर लगेगा। और कुछ दीगर इस्तिस्नात को उसने ख़त्म किया, उसने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन है, आइन की खिलाफ वर्जी हैं। अब ये सारे केसेस इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट टू 50% ऑफ पेमेंट जो 7E की है वो स्टे ग्रांट किया हुआ है। तो इस हवाले से जो सेक्शन 7E के रेफरेंस से इस साल इन्होंने फर्दर FBI ने सेक्शन 236C के अंदर सब सेक्शन 2A ऐड कर दिया। उन्होंने कहा कि जी कोई भी जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, जो किसी प्रॉपर्टी किसी जो गैर मनकूला जायदाद है उसकी ट्रांसफ़र या उसके टाइटल को चेंज करती है, तो वो तब तक ट्रांसफ़र नहीं करेगी जब तक जो सेलर है या ट्रांसफ़रर है वो प्रेस्क्राइब्ड मोड एंड मैनर के ज़रिए उस ट्रांसफ़र अथॉरिटी को ये सबूत मुहैया ना कर दे कि वो सेक्शन 7E के तहत अपनी जो अदायगी है, अपनी जो टैक्स की अदायगी है वो FBI को अदा कर चुका है। ये फाइनेंस जो एक्ट है ये ईद की छुट्टियों से कबल पास हुआ था 25-26 तारीख या 27 तारीख को, और अनफॉर्चुनेटली 21 दिन तक 21 जुलाई 2023 तक ऐसा कोई प्रेस्क्राइब्ड मोड और मैनर अवेलेबल नहीं था जिसके ज़रिए इस सब सेक्शन की जो शराइत या एविडेंस है उसको पूरा किया जाए। पाकिस्तान भर में जो हज़ारों लाखों रजिस्ट्रियाँ थी, ट्रांसफ़र्स थी, वो रुक गई। अरबों रुपए का गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्टक हो गया और इंतहाई अनफॉर्चून के इन्होंने लॉ पहले बना दिया लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन के हवाले से कोई तैयारी नहीं की, जिसके ऊपर हम आइंदा भी बात करेंगे। और आपको सब नज़र आएगा कि इन्होंने जो सर्कुलर भी दिया है उसके अंदर कई फॉल्ट हैं, कई सिनेरियोज़ हैं, कई एक रूटीन की उसके अंदर कंसेप्ट्स हैं कि जो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट प्रॉपर नहीं किए गए। और दूसरा इसके अंदर जो हुआ वो ये है कि अभी तक आज 21 जुलाई को ये सर्कुलर आया प्रेस्क्राइब्ड मोड एंड मैनर का, और आज 24 जुलाई हो चुकी है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज के दिन तक ऑनलाइन सेक्शन 7E जो इन्होंने खुद कहा कि जी आप वो चलान पे कर सकते हैं, वो ऑनलाइन मुहैया नहीं है। यानी कि आज के दिन भी अगर कोई बंदा अपनी वो ट्रांसफ़र करवाना चाहे इस सर्कुलर के तहत तो उसके पास अकॉर्डिंगली
कोई वे आउट नहीं कि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा सके। गवर्नमेंट को अरबों रुपए का रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू में जमा हो चुका होना था वो इस टाइम वसूल नहीं हुआ। अगर उसका सिर्फ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज आप काउंट कर लें तो ये तरमीम इस टाइम गवर्नमेंट को अरबों रुपए के अंदर वैसे ही कॉस्ट कर रही है और कोई तैयारी किए बगैर FBR ने इस शर्त को नाफिज किया है। अब जो सेक्शन 2A सेक्शन 236C के हवाले से जो तरमीम आई उसके ऊपर FBR ने बादस एहतजाज बादस बहुत सारे जो है ताख़ीर के बिल आखिर 21 जुलाई 2023 को सर्कुलर नंबर 1 2023-2024 जारी किया। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो बंदा फाइलर है वो या तो अपनी प्रॉपर्टी जो वो ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा है उसके हवाले से सेक्शन 7E के तहत टैक्स ईयर 2022 का सेपरेट चलान पे कर दे और उस चलान को रजिस्टरिंग अथॉरिटी को मुहैया कर दे, तो ये एक वैलिड सबूत समझा जाएगा कि उसने अपना फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी अदा कर दी। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर आपने टैक्स 2022 की रिटर्न में अपनी ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई 7E के फॉर्म में, वहाँ पे ये नहीं लिखा कि उसने टैक्स डिस्चार्ज किया, लायबिलिटी डिस्चार्ज की या ना की, सिर्फ इतना लिखा है कि अगर वहाँ पे उन्होंने वो इस 7E के अंदर प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया हुआ है या इसके ऊपर कोई कोर्ट स्टे ऑर्डर या कोई चीज़ मौजूद है, तो फिर सर्कुलर नंबर 1 के साथ जो मुंसलिका फॉर्म A है उसके ऊपर आप उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के हवाले से मुतलका कमिश्नर को जिसके पास आपकी जुरिसडिक्शन है उसको अप्लाई करेंगे और वो उसके ऊपर 7 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा। ये सर्टिफिकेट आप ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को मुहैया करेंगे और ये एक वैलिड सबूत समझा जाएगा कि आपने सेक्शन 7E के तहत अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी और वो आपकी ट्रांसफ़र हो सकेगी। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर जॉइंट ऑनर हैं, अगर किसी एक प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर हो तो हर ओनर को अपने हिस्से की हद तक इसको सेपरेटली अलहदा से एक्सरसाइज करना है और वो 7E के फॉर्म के ज़रिए भी हो सकता है और कमिश्नर के सर्टिफिकेट के ज़रिए भी हो सकता है कि उसने करना है। उससे आगे उन्होंने कहा कि जो नॉन फाइलर्स हैं जिनका रिकॉर्ड FBR के पास अवेलेबल नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी वो सेक्शन 7E के तहत जो चालान वो पे करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप सर्कुलर को देखें तो नॉन फाइलर के लिए 2022 या 2023 का कोई साल सर्कुलर में मेंशन नहीं है कि उन्होंने किस साल का, क्योंकि फाइलर के लिए तो उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि 2022 का चालान वो जमा करवाएंगे अगर उन्होंने अपनी रिटर्न में प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की हुई 7E के कॉलम में। तो नॉन फाइलर के लिए कोई स्पेसिफिक चालान या साल उन्होंने अंदर कोट नहीं किया और ना ही इसके अंदर ये चीज़ वाज़े होती है पूरे अगर आप सर्कुलर का जायज़ा लें कि अगर इसके लिए 2022 भी तसव्वुर कर लिया जाए तो जो प्रॉपर्टीज़ 1 जुलाई 22 के बाद परचेज़ हुई और दोबारा सेल हो रही हैं तो उनके ऊपर 2022 की बुनियाद के ऊपर जो टैक्स मांगना उसके ऊपर क्या उसकी सिनेरियो या उसके क्या हकीकत होगी कि किस तरह वो वैलिड होंगी। दूसरा टैक्स ईयर 2022 बल्कि 23 की अगर हम बात कर लें तो उसके अंदर मौजूद था इस्तिस्ना जो कि अब नॉन फाइलर की हद तक उन्होंने ख़त्म किया है कि जिस साल में आप 236K पे जमा करवाएंगे उस साल की हद तक उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो 7E नहीं लगेगा। तो टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न है इसकी हद तक तो ऐसा कोई इस्तिस्ना ये जो वाला जो इस्तिस्ना था ये तो फाइलर नॉन फाइलर दोनों को हासिल था। तो अब उस सारे सिनेरियो के ऊपर के वो प्रॉपर्टी जो 1 जुलाई 2023 के बाद ख़रीदी गई हैं उनके हवाले से ये सर्कुलर बिल्कुल खामोश है और ये सर्कुलर उसको बिल्कुल स्टक कर देता है कि आपको कोई समझ नहीं आएगी कि इन सेक्शन को और सर्कुलर को मिला के पढ़ें तो 2023 की प्रॉपर्टी पे हम 7E किस तरह किस मोड मैनर में अदा करें ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा सकें। इस तरह जो है यानी कि अगर हम इसके साथ बात करें कि जो फॉर्म A अटैच किया गया है सर्कुलर नंबर 1 के साथ, इसके अंदर उन्होंने जो फॉर्म डिज़ाइन किया है अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए, अगर एक बंदे की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो क्या वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे 7E दे दे और बाकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर 7E ना दे,
या एक प्रॉपर्टी को 7E के कॉलम में डिक्लेयर करके उसको रिटर्न का पार्ट बना ले, उसको सेल कर ले और बाकी प्रॉपर्टीज़ को 7E में वो शो ही ना करे, तो ये सर्कुलर, ये फॉर्म उसके ऊपर खामोश है। ये इसके अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी के पार्टिकुलर्स की गुंजाइश है और एक प्रॉपर्टी जो आपने सेल करनी है सिर्फ उस हद तक की, यानी कि टोटल टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 7E को ये सर्कुलर कवर नहीं करता। इसका कंसेप्ट डिज़ाइन सिर्फ एक प्रॉपर्टी की हद तक किया गया है कि जो प्रॉपर्टी आप बेचने जा रहे हैं कि उसकी हद तक 7E आपने दिया है कि नहीं दिया, उस फर्द ने अपनी टोटल 7E की लायबिलिटी डिस्चार्ज की है कि नहीं की, उसके हवाले से ये सर्कुलर बिल्कुल खामोश है और इसके पास उसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। बेईने ही जो आपका एफिडेविट है, जो फॉर्म ए है, जो पहले टैक्स पेयर ने सबमिट करना है, AOP कंपनी की सूरत में, NPO वगैरह की सूरत में ये वाज़े नहीं है कि ये किसने साइन करके जमा करवाना है। क्योंकि इंडिविजुअल में तो जो सेलर है जिसके नाम प्रॉपर्टी है वो साइन करके जमा करवा देगा, लेकिन वहाँ पे जो है सेलर तो कंपनी या AOP होगी, लेकिन उसके बिहाफ पे उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, CEO या मैनेजिंग पार्टनर कौन बंदा उसको साइन करेगा, तो इस तरह की कोई वजाहत मौजूद नहीं और उसके ऊपर एक ज़रूर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। सेक्शन 7E के इसी सर्कुलर का अगर हम मज़ीद जायज़ा लें और इस लॉ का थोड़ा जायज़ा लें तो इसके अंदर जिस तरह इब्तिदा में मैंने बात की कि कानून बनाने से कबल FBR को अच्छी तरह सोचो विचार कर लेनी चाहिए, इसके प्रेस्क्राइब्ड मोड मैनर्स को पहले डिज़ाइन कर लेना चाहिए, या एटलीस्ट सेक्शन के अंदर ये लिख दें, जैसे सेक्शन 21 में भी वो जो है बैंक के कंपनी के बैंक्स के हवाले से भी मौजूद है, बाकी भी कई जगह आ जाता है कि उस दिन से नाफिज होगा जब प्रेस्क्राइब्ड मोड एंड मैनर नोटिफाई किया जाएगा। ना गवर्नमेंट लॉस होता है, ना रेवेन्यू लॉस होता है और ना ही जो है उसके ऊपर जो है आपके लिए कोई हार्डशिप आवाम के लिए क्रिएट होती है। तो पहली तो बात है कि इसको तसल्ली से गौर व फिक्र करके इस लॉ को डिज़ाइन किया जाता, ताकि आज जो 24 दिन गुजर चुके हैं जुलाई के और पाकिस्तान भर में लाखों रजिस्ट्रीज, लाखों ट्रांसफ़र रुकी पड़ी हैं, गवर्नमेंट का ड्यू डिपॉजिट जो है रुका पड़ा है, उनके ऊपर गवर्नमेंट को लेट पेमेंट्स की वजह से जो लॉस हो रहा है वो कम से कम ना होता। दूसरी चीज़ जो है कि इस लॉ को और इसके साथ सर्कुलर को बड़ा स्पेसिफिकली तमाम सूरत हाल को कैटर करना चाहिए। बंदा एक दिन पहले प्रॉपर्टी ख़रीद के 2024 में भी अब दोबारा बेच सकता था है, या 23 की प्रॉपर्टीज़ का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वो इस सारे सर्कुलर में कवर नहीं होती। तो हर तरह की सूरत हाल को मद्देनज़र रख के 2023 की प्रॉपर्टीज़ और चीज़ों को भी मद्देनज़र रख के ये सर्कुलर प्रेस्क्राइब्ड मोड बैनर दिया जाना चाहिए, ताकि आवाम जो है सफ़र ना करे और गवर्नमेंट रेवेन्यू को लॉस ना हो। इसी तरह जैसा मैंने पहले गुजारिश की कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले की हद तक इस टाइम लीव टू अपील ग्रांट हो चुकी है विद 50% ऑफ पेमेंट। जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि जनाब आप इसको फेयर मार्केट वैल्यू के बजाय इसको आप वैल्यू एट कॉस्ट पे लें, और दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर इस्तिस्ना हैं वो ख़त्म किए जाएँ। चंद इस्तिस्ना उन्होंने बहाल रखे जो सबको अवेलेबल थे, लेकिन जो इस्तिस्ना डिस्क्रिमिनेटरी थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे के उन्होंने ख़त्म किया। उनका कोई इफ़ेक्ट इस सर्कुलर के अंदर नहीं दिया गया। ये वाला जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है, यह भी इंट्रा कोर्ट अपील में लाहौर हाई कोर्ट में ही ज़ेर समाअत है, ये भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। तो अब इन स्टेज की हद तक या सुप्रीम कोर्ट में जिनका 50% पेमेंट के साथ स्टे है, सिंध वालों का, इस सारी सूरत हाल को वजाहत से इसके अंदर वो कवर नहीं किया गया, जिसका कवर किया जाना वो ज़्यादा मुनासिब था। 7E का जो चलान है वो अभी तक सिस्टम पे आज 24 जुलाई 2023 को अवेलेबल नहीं है, जो कि एक अगली है कि अगर 4 दिन हो गए सर्कुलर आए तो FBR को इतना विजिलेंट तो होना चाहिए कि उसके साथ अपने ही डिज़ाइन, अपने ही कानून के तहत जो उन्होंने कहा कि जी चलान अवेलेबल होगा तो उसको वो सिस्टम में अपलोड कर सकें। दूसरी चीज़ जो 7E का चलान है, ये बनफ से ही एक बहुत बड़ा एक लीगल इसके अंदर प्रॉब्लम है। एक चीज़ तो हम पहले जहन में रख लें कि कोई भी जो सर्कुलर होता है, कोई भी SRO होता है, ये कानून को ओवरराइड नहीं कर सकता। कानून के तहत मैंने जो टैक्स अदा करना है वो असेसमेंट ऑर्डर के ज़रिए, मैं अपनी रिटर्न भी फाइल करता हूँ तो वो सेक्शन 120 के तहत असेसमेंट ऑर्डर होता है, या मेरे ख़िलाफ़ कोई मैंडेड असेसमेंट ऑर्डर होता है, कोई दीगर असेसमेंट ऑर्डर होता है जिसके तहत मैं टैक्स अदा करता हूँ। तो बग़ैर किसी असेसमेंट ऑर्डर की मौजूदगी के सेक्शन 7E के तहत चलान जमा करवाना, उसको जो है ये समझना कि शायद इससे ही अपनी लायबिलिटी को इसने डिस्चार्ज कर दिया है, और सिर्फ 2022 का चलान जमा कराना जबकि 2023 की रिटर्न भी ड्यू हो चुकी है,
तो उसकी हद तक भी समझना कि 2022 के चलान से शायद 7E की हतमी, क्योंकि 7E तो हर साल उस प्रॉपर्टी पे अदा होना है। तो इस सारे सिनेरियो को एक जो है सर्कुलर के ज़रिए मज़ीद एम्बिग्यूटी का बायस कर दिया गया है। तो इसको वजाहत क्लियर होना चाहिए, इस पे असेसमेंट ऑर्डर पास होना चाहिए, इस पे अकॉर्डिंगली एक पूरे लॉ को अप्लाई होना चाहिए। अदरवाइज़ तो जो है कि सिर्फ सेक्शन 7E का चलान आपने पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर ओवर राइडिंग कर दिया कि 7E के चलान के ज़रिए, बगैर किसी असेसमेंट के ज़रिए, बगैर किसी डीमिंग ऑर्डर के ज़रिए, बगैर किसी कमिश्नर ऑर्डर के ज़रिए आप समझें कि ये जो चलान है ये ऑल ओवर द जो आपकी टैक्स लायबिलिटीज़ को कवर कर रहा है, तो ये नहीं है। दूसरा 7E के चलान के अंदर जो सबसे बड़ा एक इशू है कि अगर मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलर फाइल कर रहा हूँ तो मेरे दीगर जितने भी एडवांसेस ऑलरेडी विदहेल्ड हुए हैं तो वो मेरे एडजस्ट होने हैं सेक्शन 7E के अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी के लिए। तो अब जो 7E का चलान मैं पे कर रहा हूँ तो ये रिटर्न में क्या मेरी जो 137 कल को मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूँ या रिवाइज़ करता हूँ तो क्या 137 के अंदर जो मेरी एडमिटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी है वहाँ पे सेक्शन 7E का चलान 137(1) के लिए मेरे लिए काफ़ी होगा, मुहैया होगा, अवेलेबल होगा, या इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? क्योंकि ये इसको लॉ ने कुछ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम उस तरह नहीं बनाया कि इसका विद होल्डिंग भी लैदा हो, इसके एक्सपेंसिस भी लैदा हो, इसकी चीज़ें भी लैदा हो। लॉ ने इसको जो है वो एडजस्टेबल इस तरह रखा कि आपकी इनकम ट्रीट होगी, लायबिलिटी निकलेगी, जो आपके एडवांसेस ऑलरेडी आपके ज़ुम्मे हैं, जो आपने लायबिलिटी पे करनी है, वो सारे एडवांसेस लायबिलिटी जो आपके पास अवेलेबल है एडवांस विद होल्डिंग टैक्स, उनसे आप इसकी लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। और करने के बाद अगर कोई बाकी बचेगा तो आपने पे करना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस पूरे सर्कुलर के अंदर कवर नहीं की गई, जिसके ऊपर वो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको वजाहत की जाए और इसको विद अकॉर्डिंग टू लॉ लाया जाए। इसको ओवर राइडिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ना किया जाए, इसको सबॉर्डिनेट टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस करके इसका कोई प्रॉपर वे आउट जो है वो निकाला जाए। इसी के साथ जो है कि जो आप कमिश्नर से अब इजाज़त लेंगे, हम पहले भी कुछ बात कर चुके हैं, तो वो क्या टोटल 7E की लायबिलिटी की बात होगी या सिर्फ जो एक प्रॉपर्टी जो आज आपने सेल करनी है और सर्कुलर सिर्फ उस एक प्रॉपर्टी को ही इस टाइम डील कर रहा है और फॉर्म में सिर्फ एक प्रॉपर्टी को ही डील कर रहा है, तो वो भी अगेंस्ट द लॉ है। लेकिन उस पर वजाहत आ जाए कि फिर क्या बाकी लायबिलिटी अदा करने की ज़रूरत है कि नहीं, या बाकी लायबिलिटी अदर देन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आएगी या किस तरह आएगी, तो क्या एक ही जो प्रॉपर्टी का टैक्स देने से क्या वो सिर्फ टैक्स वो क्लियर हो जाएगा और बाकी प्रॉपर्टीज़ को कोई उस पर जो है वो इशू नहीं होगा, या FBI उस पर कोई कार्रवाई करेगा नहीं करेगा? ये सारी एम्बिग्विटी अभी स्टिल बाकी है। जो वरासत के केसेस हैं, वैसे तो वरासत ट्रांसफ़र नहीं होती है, फिक्शन ऑफ लॉ के तहत ऑटोमेटिक होती है, लेकिन इसके ऊपर वजाहत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है ताकि कल को इस पर कानूनी कबाहत पेश ना आए। बेइने जो कोर्ट केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस के अंदर कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव आके वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो वो जो कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ट्रांसफ़रर तो होते हैं लेकिन वो सेलर नहीं होते। तो इन केसेस की भी वजाहत होनी चाहिए कि कोर्ट केसेस में क्या 7E की ये अदायगी के बगैर ये केस जो है ये ट्रांसफ़र मुमकिन होगी, या उसमें पे करेगा तो कौन करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि कोर्ट में तो केस जाते ही तब है कि जब सेलर अवेलेबल नहीं होता या विलिंग नहीं होता आपको ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उस सूरत में इसकी सारे की क्या कैफियत होगी। बेइने जो आपके गिफ्ट के केसेस हैं, आपके जो दस्तबरदारी के केसेस हैं, आप सरेंडर कर देते हैं प्रॉपर्टीज़ बहन भाई आपस में, या फैमिली सेटलमेंट्स होती हैं, उनके हवाले से 7E की जो है वो वजाहत आनी ज़रूरी है। जो नॉन फाइलर हैं इनको टैक्स ईयर 2022 के अंदर 7E के जितने इस्तिस्नात थे वो हासिल थे। 2023 के अंदर आके इसके सबसेक्शन 2 की क्लास F के बाद उन्होंने एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया कि प्रोवाइडेड दैट द एक्सक्लूजन मेंशन्ड एट क्लास A, E, F and G ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ पर्सन नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अदर देन पर्सनस कवर्ड इन रूल 2 ऑफ द 10th शेड्यूल। तो अब ये जो 4 इस्तिस्ना नॉन फाइलर को उन्होंने ख़त्म किए, ये एक तो वो था जो एक 1 एसेट वाला 1 कैपिटल एसेट कि आप वो किसी भी मालियत की एक जायदाद अपनी मुस्तस्ना करार कर सकते हैं। दूसरा था आपकी जो एनी प्रॉपर्टी जिस पे कोई दीगर टैक्स जिस तरह रेंट या कोई दीगर इनकम आप वहाँ पे शो कर रहे हैं बिजनेस, वो सारा आपका था।
तीसरा था जो जिस साल में हमने पहले साल में उसको ख़रीदा तो 236K उसका पे हुआ है, तो उसको आप वो कर सकते थे, आपका मुस्तस्ना था। चौथा था कि अगर बाकी सारे इस्तिस्ना निकालने ख़त्म करने के बाद अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा आपकी बाकी प्रॉपर्टी की मालियत फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ती तो वो भी मुस्तस्ना थी। तो फिनांस एक्ट 2023 के अंदर नॉन फाइलर के लिए ये जो 4 इस्तिस्ना है ये ख़त्म कर दिए गए हैं कि अब नॉन फाइलर को ये इस्तिस्ना हासिल नहीं होंगे। लेकिन जो आपकी बिज़नेस प्रॉपर्टी पे इस्तिस्ना था, शहीद वाला इस्तिस्ना था, आपको डायरेक्ट लाठी वाला इस्तिस्ना था, या एक सर्विसमैन वाला इस्तिस्ना था, ये सारे इस्तिस्ना नॉन फाइलर को आज भी अवेलेबल है। तो अब सवाल ये उठेगा कि सेक्शन 7E के तहत जब एक नॉन फाइलर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वो वाली प्रॉपर्टी बेचता है जिसके ऊपर उसको इस्तिस्ना ऑलरेडी अवेलेबल हासिल है, आज भी ला के तहत हासिल है, तो उसके ऊपर 7E की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, क्यों होगी, और क्या सर्कुलर ओवर राइडिंग हो जाएगा ला पे कि ऐसा इस्तिस्ना जो नॉन फाइलर को आज भी हासिल है तो क्या उसके ऊपर भी 7E अप्लाई होगा। तो इसकी वजाहत बड़ी क्लैरिटी से होनी वो लाजिम है। इस तरह जो नॉन रेजिडेंट हैं उन पर सेक्शन 7 ये अप्लाई नहीं होता, क्लियर है, चूँकि ये सिर्फ रेजिडेंट की पाकिस्तान बेस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होना है। लेकिन सवाल ये है कि एक ट्रांसफर अथॉरिटी कैसे इसको टेस्ट कर पाएगी, चेक कर पाएगी कि ये बंदा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। इसके लिए भी एक प्रॉपर लॉ फ्रेमवर्क सर्कुलर के ज़रिए आना चाहिए ताकि एक स्टैंडर्ड SOP जारी हो और उसके तहत ट्रांसफ़र अथॉरिटी को पता हो कि ये बंदा रेजिडेंट है और ये नॉन रेजिडेंट है, तो उसके मुताबिक ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए। जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं इनके हवाले से क्लैरिटी नहीं है कि 7E बेनिफिशियल ओनर में कौन पे करेगा, जिसके नाम टाइटल है या जिसके नाम प्रॉपर्टी है। डिपेंडेंट की सूरत में भी सेम है कि जो उसका हकीकी ओनर है या जो उसका बेनिफिशरी है, या नाबालिग की सूरत में भी कि जो नाबालिग है वो करेगा या उसका वालिद या वालदा या जो भी उसका ग्रैंडफादर जो उसका हकीकी मालिक है वो करेगा। तो इसकी वजाहत आनी भी ज़रूरी है कि 7E की लायबिलिटी अगर एक प्रॉपर्टी की उसका जो बेनिफिशरी ओनर है वो अपनी रिटर्न में दिखा देता है, अपना चलान पे कर देता है, तो क्या नाबालिग डिपेंडेंट या जो बेनिफिशियल ओनर जिसके की तरफ से जिसके नाम प्रॉपर्टी मुंतकिल की गई थी क्या उसके नाम से ट्रांसफ़र हो पाएगी कि नहीं, इसकी वजाहत आनी भी वो ज़रूरत है। इस तरह जो फ़ाइल्स हैं हमारी, ये एक अलहदा से एक डिस्प्यूटेड इशू है कि जो फ़ाइल्स जिनके अगेंस्ट अभी हमें पोजेशन नहीं मिला होता, तो क्या ऐसी फ़ाइल्स पे सेक्शन 236C के लगता है, नहीं लगेगा। बहुत सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, स्पेशली जो प्राइवेट हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की नहीं है, वो ऐसी फ़ाइल्स के ऊपर 236C के और K को एप्लीकेबल नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि अब इसके अगेंस्ट हमने आपसे जस्ट एडवांस लिया है, इसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अगेंस्ट कोई फ़ाइल नंबर नहीं है, अभी जस्ट आपको एक फॉर्म नंबर हमने एप्लीकेशन का दिया हुआ है। तो सवाल ये उठेगा कि क्या इनके ऊपर सेक्शन 7E अप्लाई होना है कि नहीं होना, तो इसके ऊपर बड़ी वजाहत की ज़रूरत है। सबसे बड़ा जो एक इशू अब खड़ा होगा वो 2 इशूज़ इकट्ठे में मिला के गुजारिश करता हूँ। एक है कि इसमें लिखा है कि वो कमिश्नर जारी करेगा जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप हैं। अब ये जुरिस्डिक्शन आर्डर हर टेस्टिंग अथॉरिटी के पास कहाँ से अवेलेबल होगा कि ये बंदा कराची किस कमिश्नर के पास है या पेशावर किस कमिश्नर के पास है। तो ऐसी वजाहत या तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन में अवेलेबल हो, RTO तो आ जाता है कि ये RTO पेशावर है, RTO कोयटा है, लेकिन वो किस कमिश्नर के जुरिस्डिक्शन में है ऐसी कोई वेरिफिकेशन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन अवेलेबल होना कि किस रेलिवेंट कमिश्नर के जुरिस्डिक्शन में आता है तो वो बहुत ज़रूरी है। और उससे बड़ा इशू, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके एड्रेस चेंज हो चुके हैं, वो सैलरी में थे, बिज़नेस में थे, जिनको 2-2 साल हो गए हैं, कोई कराची छोड़ के लाहौर आ गया, लाहौर से पेशावर चला गया, और आज के दिन भी उनका जब आप NTN चेक करते हैं तो पता चलता है कि इनका कराची कोयटा वो जो है कहीं यानी कि आउट ऑफ इररेलेवेंट जो RTO शो हो रहा है। तो अब उसको कौन ये सर्टिफिकेट जारी करेगा कि उस बंदे को अननेसेसरली जो लाहौर का रेजिडेंट है उसको कराची पेशावर पिंडी घूमना पड़ेगा, या उसके ऊपर भी कोई SOP बनाया जाए कि वो लोग जिन्होंने अपने एड्रेसेस अपडेट कर दिए हैं उनको 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो भी इसका SOP बनाया जाए उनके NTN ऑटोमेटिकली वो रेलिवेंट जुरिस्डिक्शन में शिफ्ट कर दिए जाएं। अदरवाइज़ तो ये बहुत बड़ा एक अगला इशू खड़ा होगा कि वो किस RTO से बनवाएंगे, वहाँ पे कमिश्नर कौन है, और उस कमिश्नर और RTO की वेरिफिकेशन एक ट्रांसफ़र अथॉरिटी कैसे कर सकेगी। वो एक लेटर ले भी आते हैं
एक मैनुअल लेटर है तो क्या सेम डे बस एक स्टैंप मोहर देख के हमें वो वेरिफिकेशन को तस्वर करके वो ट्रांसफ़र कर देगी, या उसके बाद वो दोबारा उसकी वेरिफिकेशन कॉल करेगी, लेटर लिखेगी, वेरिफिकेशन करेगी? कोई या तो इसको ऑनलाइन किया जाए कि मैं एक बस ये ट्रांसफ़र अथॉरिटी इसको एट द स्पॉट चेक करूँ कर सकूँ और उसके बाद इसको मैं फिल फॉर अप्लाई कर सकूँ, इम्प्लीमेंट कर सकूँ। लेकिन अगर ये मैनुअल होगा तो इसमें धोखाधड़ी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो उस सारी सूरत को कैटर करने के लिए इस पूरे सर्कुलर के अंदर कोई वजाहत नहीं दी गई। कमिश्नर्स को ये अथॉरिटी तो दे दी गई, लेकिन ये आप देखिएगा वक्त के साथ कि कमिश्नर्स को जो रेगुलर काम होता है वो टाइम पे नहीं कर पाते, तो ये 7 दिन के अंदर जारी करना और ना करना, और लोगों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो आएंगे। और जितनी ट्रांसफ़र पेचीदा होगी, जितनी ट्रांसफ़र लेट होगी, जितनी ट्रांसफ़र में हर्डल्स होंगी, उतना गवर्नमेंट रेवेन्यू को नुकसान होगा। बुनियादी तौर पे जो कंसेप्ट है शायद इसको हमारे अरबाब इख्तियार समझ पाएँ कि जो हम कहते हैं कि हम रियल स्टेट के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो भाई रियल स्टेट पे आप टैक्स ज़रूर लगाएं, लेकिन रियल स्टेट में टैक्स लगाएं बिल्डर और डेवलपर की इनकम के ऊपर। रियल स्टेट का टैक्सेस का ये मतलब नहीं कि आप हर जो जेन्युइन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं आप उसके ऊपर भी टैक्सेस का अंबार दर अंबार लगा दें। आप जो बिल्डर और डेवलपर हैं, जो बड़े बड़े जो इसके अंदर बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपए इससे कमाए हैं, उनकी इनकम को आप प्रॉपर टैक्स करें और उनसे आप बिल्कुल हुकूमत वो टैक्स ले। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि इसी की आप मिसाल ले लें, इस टाइम अगर एक नॉन फाइलर ट्रांसफ़र करवाता है अपनी प्रॉपर्टी की तो उसको 20.5% टैक्स देना है, और ये अब 7E डाल लें तो ये 21.5% उसने टैक्स देना है। और 21.5% हुकूमत को जमा करवाने के बावजूद उसको फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर सेक्शन 111 का नोटिस आएगा। मसलन अगर एक बंदे ने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली है तो पहले वो 42 लाख रुपया ट्रांसफ़र पे लगाएगा, 42-43 लाख रुपया। फिर जब 2 करोड़ का उसको 111 का नोटिस आएगा तो उसको 64 लाख रुपया दोबारा से इनकम टैक्स लगाया जाएगा, और 64 लाख जमा 42 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपया प्लस के ऊपर जाके 55% टैक्स पे जाके जब आप उससे एक प्रॉपर्टी ख़रीदने पे टैक्स चार्ज करेंगे तो मुल्क के अंदर बिज़नेस या मुल्क के अंदर एक जो है एक रियल ट्रांजैक्शन कैसे मुमकिन हो पाएगी। तो इसको ज़रूर देखना चाहिए कि ये ट्रांसफ़र के ऊपर सारी पाबंदियाँ लगाने करने के बजाय आप जो रियल स्टेट डेवलपर, बिल्डर, हाउसिंग सोसाइटीज़ और जो बड़े बड़े ये सारे करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्सेस लगाएं, ना कि आप ट्रांसफ़र को इतना पेचीदा करते जाएं कि एक आम जो टैक्स पेयर है वो उसके ऊपर मुतासिर हो जाए। इसके ऊपर अब अगर आप 7E, मेरा तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है कि 7E विद रिटर्न पे होना चाहिए और विद असेसमेंट ऑर्डर पे होना चाहिए, और ये कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। लेकिन जिस मोड मैनर में सर्कुलर नंबर 1 ने पाबंद कर दिया, सेक्शन 236C 208 को मिला के अगर हम पढ़ें तो उसने पाबंद कर दिया कि जी आपने इसका एविडेंस लेना है, तो फिर सवाल उठेगा क्या ये कोई विद होल्डिंग टैक्स है? जैसे 236C ट्रांसफ़र अथॉरिटी इसको कलेक्ट करती है, 236K ट्रांसफ़र अथॉरिटी कलेक्ट करती है। तो अगर ये विद होल्डिंग है, अब मेरा कंसेप्ट है कि नहीं है, लेकिन क्या अगर ये विद होल्डिंग है तो फिर क्या इसके ऊपर फिर कोई नॉन फाइलर के रेट भी अप्लाई होंगे जैसे कि बाकियों के होते हैं? तो इस तरह की वो जो एम्बिग्विटी वाले हैं नोटिस ऑलरेडी आप 20.5% ट्रांसफ़र पे ले रहे हैं। जिस तरह के एम्बिग्विटी वाले जो आपके और जो फर्दर कानून है, ये जस्ट अवाम को परेशान करने के सिवा, अवाम को जो तंग करने के सिवा इनका शायद रेवेन्यू इफेक्ट बहुत छोटा हो। लेकिन इसके ऊपर आप यही देख लें, जो 1 महीना हो गया ट्रांसफ़र नहीं हो रही और आप 18% जो आपका इस टाइम का बोर या वो चल रहा है, तो आपने 1.5% लेना आपने 1% है, और 1.5% आप अपने गिवन ड्यू रेवेन्यू का ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं। इस तरह जो ड्यू रेट्स आप अपने इस पर जितना पेचीदा करेंगे, ट्रांसफ़र लेट होंगी, वेरिफिकेशन लेट होंगी, टैक्सेस लेट जमा होंगे, तो जो 1% आपने लेना है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट रेवेन्यू को लेट डिपॉजिट ऑफ रेवेन्यू की वजह से वो लॉस हो जाना है। इसलिए इसको भी थोड़ा सा मज़ीद देख लेना चाहिए। और जुरिस्डिक्शन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवाम इस पे बहुत ज़्यादा सफ़र होगी, क्योंकि आवाम बहुत सारे एंटियन दोस्त जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स हैं बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि वो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ टैक्स पेयर्स के इर्रेलिवेंट RTO आ रहे हैं, और RTO को चेंज करवाना जो ये शेयर लाने के मुतरादिफ़ है, ना उस पर कोई NOC देता है, ना उस पर कोई पेशेंस लेता है, ना हमारी एप्लीकेशंस को वहाँ पे कोई जो है ज़िम्मेदारी से मुकम्मल करता है। तो या तो अपनी उस पॉलिसी को चेंज करें,
और आवाम को दें कि वो अपना जो एड्रेस चेंज करें वहाँ पे एक हफ़्ते बाद, एक महीने बाद, एक ड्यू टाइम के बाद ऑटोमेटिक वहाँ पे उसका जुरिसडिक्शन चेंज हो जाए। और ट्रांसफरिंग अथॉरिटी की हद तक उसकी प्रॉपर जो रेलिवेंट कमिश्नर का नाम है, क्योंकि यहाँ पे हो अब ये भी रहा है कि अगर आप फाल करते हैं किसी एक कमिश्नर के पास तो दूसरे विद होल्डिंग कमिश्नर का अथॉरिटी को नोटिस आ जाता है कि भाईजान आप बताएं कि आपने ये फ़लाँ जो सेक्शन 7E के तहत कितनी ट्रांसफ़र की, हम देख चुके हैं नोटिस ऐसा। तो अब अगर ये विद होल्डिंग प्रोविजन है फिर तो विद होल्डिंग जो है कमिश्नर इसका नोटिस जारी करे, जो कि ये विद होल्डिंग प्रोविजन नहीं है तो फिर इसका नोटिस अगर कोई जारी करे भी तो वो रेगुलर कमिश्नर इन्फोर्समेंट का जो कमिश्नर है वो इसका नोटिस जारी करे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमें सर्कुलर नंबर 1 को मज़ीद बेहतर अकॉर्डिंग टू लॉ तमाम सूरत हाल को वजाहत से कवर करते हुए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हुए और ट्रांसफ़र और आवाम की मुश्किलात को आसान करते हुए इसको दोबारा से इशू करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। इससे रेलिवेंट आपके पास कोई सवाल हो आप मेरे मोबाइल नंबर 0300 428 1343 एडवोकेट मोहम्मद एहसन विरक मेरा नाम है, आप मुझसे वॉइस नोट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मेरा और आपका अल्लाह हाफिज़।